Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह engineering. आज हम देखेंगे fluid mechanics और hydraulic machines के बारे में, that is about fluid statics. तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जैसे कि जब भी आपको फ्लूइड के बारे में स्टडी करना है तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड है, उसके अंदर सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस फ्लूइड है। उसके बाद उसके अंदर हमने डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोहेशन, एडेशन, वो सब हमने वहाँ पे देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फ्लूइड स्टैटिक का मतलब होता है कि जब आपका फ्लूइड स्टेडी कंडीशन में, जैसे कि कोई मेरा फ्लूइड है वो स्टेडी कंडीशन में पड़ा हुआ है, अभी इसके ऊपर मैं जो कैलकुलेशन करूँगा, आइदर वो सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड है या फिर गैसियस है, इसके ऊपर मैं जो अभी प्रोसेस करूँगा, जो फोर्सेस की कैलकुलेशन करूँगा, बट ड्यूरिंग कब, मुझे जब वो स्टेडी कंडीशन में, तब उसके ऊपर जो कैलकुलेशन करनी है उसको हम फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। तो आज का हमारा जो कंटेंट है वो फ्लूइड स्टैटिक के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज व्हाट इज प्रेशर। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन प्रेशर। सो व्हेन फोर्स इज एक्टिंग यूनिफॉर्मली ओवर एरिया, दैट इज कॉल्ड P इक्वल्स टू F अपॉन ए। प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है कि जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर आप सर्टेन अमाउंट का जो फोर्स लगाते हो, तो उसके कारण उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है, जो कि फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक फिगर सपोज ड्रॉ करूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो पाइप है। अब इसके अंदर लिक्विड है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो मेरा पोर्शन है, यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो आप देख सकते हो ज़्यादा है, और जबकि ये पाइप जो आपको दिख रहा है उसके अंदर इसकी विड्थ है वो इसके कंपेयर में कम है, मतलब कि यहाँ पे जो विड्थ है वो कम है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रेशर की अमाउंट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो कम होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर इसका एक एग्जाम्पल हम ले तो कई बार आपने गार्डन में देखा है कि आपके पास अगर एक पाइप हो, राइट। अब पाइप में आप क्या करते हो, यहाँ पे जैसे कि होल होता है, इसके अंदर से पानी आ रहा है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे थंब लगा देते हो, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे थंब लगाते हैं, ताकि क्या होता है कि जो पाइप में से पानी निकल रहा है वो बहुत दूर तक जा सके, और उसका जो प्रेशर है वो वहाँ पे हमको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एरिया है वो वहाँ पे कम कर दिया। जैसे कि ये मेरा एरिया है और इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, तो क्या होगा कि मेरा एरिया यहाँ पे कम हो गया, तो इसके अंदर से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। वहाँ पे क्या होगा, उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे मैंने वो गलती से बता दिया है कि ये जो प्रेशर की अमाउंट है ये यहाँ पे कम होगी, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, जबकि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो लेंथ है वो कम है, तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो बहुत दूर तक जा सकेगा। तो जो आपका प्रेशर होता है वो क्लियरली आपकी विड्थ, माने कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपका एरिया जो है वो कम होता है तो प्रेशर उतना ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा, अगर आपका एरिया है वो बढ़ जाता है तो आपको प्रेशर वहाँ पे कम मिलेगा। नेक्स्ट जो मेरी टर्म है दैट इज़ प्रेशर हेड। When pressure is related with length or height of any place is called pressure head। अभी जो हमने प्रेशर को पढ़ा उसको अगर मैं हाइट के साथ कंसर्न कर लूँ, राइट, मतलब कि हाइट के साथ उसको रिलेट कर लूँ, तो उसको हम प्रेशर हेड कहते हैं, जिसकी फॉर्मूला है P इक्वल टू रो जी एच। इसके बारे में अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक बिल्डिंग जैसा है, उसके ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बॉल है। अब उसने क्या किया कि यहाँ से जो बॉल है उसको छोड़ दिया, तो बॉल आप देख सकते हो जैसे कि वो नीचे आएगा, राइट। आपका जो बॉल है वो क्या होगा, वहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जब वो बॉल नीचे आ रहा है
तो जो ज़मीन है उसकी अपनी खुद की एक जो अपना वहाँ पे ग्रेविटी होगा वो भी वहाँ पे उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। वो क्या करेगा, उसको खींचेगा। तो जो बॉल नीचे आ रही है उसके ऊपर जो प्रेशर आएगा उसकी अमाउंट रहेगी रो जी एच के फॉर्म में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैट रो इक्वल टू डेंसिटी, क्योंकि जो भी आपका फ्लूइड है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉल की बात हो रही है तो उसको हम फ्लूइड गिने तो ये सॉलिड हो गया। वहाँ पे अगर लिक्विड होता तो उसकी डेंसिटी रहती है जी, मतलब हो जाएगा ग्रेविटी। जैसे कि अर्थ के ऊपर आपने स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं। और h इक्वल्स टू हो जाता है हाइट, मीटर के अंदर रहता है, राइट। आपकी वहाँ पे हाइट जो होती है वो मीटर के फॉर्म में हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइट है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटी के बारे में बात करें तो वो टर्म फिक्स हो जाती है। ग्रेविटी आपकी यहाँ पे फिक्स हो जाती है, 9.80 ऑलवेज रहेगी। जो आपकी डेंसिटी है वो भी आपके फ्लूइड के लिए फिक्स हो जाती है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है तो थ्रू आउट एवरी पॉइंट ऑफ हाइट वो तो वाटर का वाटर ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से नीचे आपने वाटर डाला और नीचे जाके मेरे को शरबत मिल गया, यानी कि मतलब कि नींबू का शरबत मिल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मतलब कि जो डेंसिटी होती है वो भी फिक्स रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर हेड होता है वो क्लियरली आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हाइट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जो P और H है वो वी कैन से कि एक ही लाइन में, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एरिया डी न्यूमरेटर में था, एरिया नीचे था, जबकि P और H सेम लाइन में है। तो यहाँ पे आप एकदम सिंपली याद रख सकते हो कि जब आपकी हाइट बढ़ेगी, जब आपकी हाइट बढ़ती है तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। जितनी हाइट पे आप ज़्यादा जाओगे उतना जो आपका बॉल है वो ज़्यादा प्रेशर से नीचे आएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी होता है वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या था, एरिया नीचे था, यहाँ पे क्या था, एरिया आपका नीचे था। तो P इक्वल टू एफ अपॉन ए के बारे में अगर डिस्कस करें तो एरिया जब आपका बढ़ता है तो प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1 अपॉन मतलब कि नीचे है, राइट। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि जब आपकी हाइट बढ़ेगी तब आपका प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है। और ये हाइट के साथ जब हम प्रेशर को रिलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रेशर हेड कहते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है दैट इज पास्कल्स लॉ। इसको हम पास्कल्स लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था और उसने आपका खुद का एक लॉ दिया था विच इज कॉल्ड पास्कल लॉ। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे जो स्टडी हो रही है वो स्टैटिक हो रही है, मतलब कि जो फ्लूइड है वो आपका एक स्टेडी कंडीशन में, राइट। तो पास्कल ने क्या कहा, अगर उसका लॉ हम समझे तो उसने कहा कि प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, pressure intensity at any point in a fluid at rest position it will same in all directions। बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्रेशर, अगर मैं आपको ये शॉर्ट में समझाऊँ तो एक फिगर के ऊपर से हम इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक फिगर बनाते हैं पहले जो कि पास्कल लॉ के रिलेटेड है। तो पास्कल ने क्या किया कि एक ट्राइंगल को ले लिया। अब उसने क्या किया, इसके अंदर एक लिक्विड ले लिया है, राइट। उसने क्या किया, इसके अंदर एक लिक्विड ले लिया है और ये जो लिक्विड है उसके ऊपर उसने क्या किया कि ये जो लिक्विड है वो यहाँ पे एज इट इज स्टेडी कंडीशन में पड़ा हुआ है। वो क्या है, एज इट इज स्टेडी कंडीशन में पड़ा हुआ है। इसका जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसकी जो थियरी आती है वो पूरा डेरिवेशन होता है, राइट। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको सपोज मैंने एक्स एक्सिस ले लिया तो मुझे पता है कि ये वाला वाई एक्सिस होगा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो पहले नोटेशंस है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे पता है ये वर्टिकल डिस्टेंस है मेरा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन हो गया डी वाई, जबकि ये वाला हॉरिजॉन्टल है तो इसको मैं कहूँगा डी एक्स, राइट। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से जो मैंने प्रेशर लगाया, फर्स्ट प्रेशर मैंने यहाँ से लगाया, उसको मैंने ले लिया P1, तो वो हो गया डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होके P1 dy।
नीचे से मैंने जो लगाया उसको मैंने ले लिया यहाँ पे बच्चों P2dx ले लिया। तो ये हॉरिजॉन्टल साइड हो गई, वर्टिकल साइड भी हो गई। अब बात आती है स्लोप के बारे में, राइट, जो कि है हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे स्लोप कहते हैं, तो इसको मैंने कंसीडर किया है ds। इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, ds। और इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा जो कि स्लांट पोर्शन पे लग रहा है वो मैंने लिया है P3, राइट, वो मैंने क्या लिया है P3। और ये जो मेरा ट्राइंगल बना उसको मैंने नाम दे दिया A B और C। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटेशन में आपको कुछ इस हिसाब से लिख देना है दैट P1 इक्वल्स टू AB, मतलब कि जो AB के ऊपर लग रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स ऑन AB। सिमिलरली आप P2 और P3 का भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है, सिमिलरली P2 और P3 के बारे में वहाँ पे बता देना है, राइट। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे P2dx है, यहाँ पे P1dy है, बट जो एक क्यूरियोसिटी रहती है दैट इज़ अबाउट P3ds कि सर ये स्लोप पे लगता है तो उसके बारे में क्या होगा, तो वो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। पर ये जो फ्लूइड आपका है वो स्टेडी पोजीशन में तो स्टेडी पोजीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर स्टेडी पोजीशन के बारे में बात करें तो नीचे की साइड उसका वेट लगता है। यहाँ पे क्या होता है, उसका वेट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वेट है उसका कंपोनेंट ले लेते हैं, जैसे कि W इक्वल्स टू रो जी वी होता है, राइट। W इक्वल टू रो जी वी, यहाँ पे जो V है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो मैं उसको गिनूंगा dx dy अपॉन 2। उसको मैं क्या ले लूँगा, dx dy, मतलब कि जो उसका हाइट है, जैसे कि हाइट है dy और ये है बेस, और 1/2 के फॉर्म में, मतलब कि उसकी फॉर्म में मैंने लेके यहाँ पे dx dy बाय 2 के फॉर्म में लिख दिया। तो आपको जो W इक्वल टू रो जी वी है वो डायग्राम में नहीं दिखाना है, मतलब कि ये पोर्शन आप नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना दिखाना है दैट इज W इक्वल टू रो जी dx dy बाय 2। अब लास्ट में क्या होगा, ये तो वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है, वो क्यों होगा वो मैं आपको जो मिस्ट्री है वो लास्ट में बताऊंगा। तो शायद अगर गलती से आप एग्जाम पर्पस पे ये भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, राइट। बट आपको P1dy P2dx और P3ds ये तो आपको दिखाना ही दिखाना है, राइट। ये जो मेरा ट्राइंगल है उसमें सपोज मैंने एंगल ले लिया, थीटा ले लिया है, मतलब कि जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है उस पर मैंने एक एंगल भी ले लिया है जो कि एंगल है मेरा थीटा, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये जो फोर्स, पहले तो मैं आपको ये लॉ समझा दूं, जैसे कि ऊपर हमारी बात हुई कि 3 लाइन पे है, पर कहना क्या चाहता है पास्कल, जो पास्कल नाम का बंदा है वो कहना क्या चाहता था, दैट प्रेशर इंटेंसिटी, मतलब कि ये जो लिक्विड है उस पर आप 3 साइड, मतलब कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लोप, इसके ऊपर जो भी प्रेशर आप लगा रहे हो वो हर एक डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी सेम है। मतलब कि आपका लिक्विड यहाँ पे जो पड़ा है उसको आप यहाँ से कोई भी डायरेक्शन पे लाओ तो वो प्रेशर उसके ऊपर सेम रहता है। अगर गलती से यहाँ से आपका प्रेशर बढ़ गया तो ये जो लिक्विड है वो तुरंत यहाँ पे फेंका जाएगा, राइट। अगर प्रेशर यहाँ से बढ़ गया तो ये जो लिक्विड है वो ये साइड आ जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो वो क्या आपको बोल रहा है कि जब स्टेडी कंडीशन पे आपका लिक्विड है, ये जो लिक्विड आपका है वो स्टेडी कंडीशन पे है, तो सभी डायरेक्शन से जो फोर्स है वो सिमिलर लगता है। तो आइए अब इसका जो इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं। मतलब कि मुझे यहाँ पे डिराइव क्या करना है स्टूडेंट, दैट इज P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। ये तीनों फोर्स सेम है वो मुझे लास्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो डायग्राम का हम बीच में हेल्प ज़रूर लेंगे यहाँ पे, बट आइए सबसे पहले उसके डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो थियोरी को फॉलो करने वाले हैं वो आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। जैसे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स की हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स लेफ़्ट टू राइट आता है और राइट टू लेफ़्ट आता है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। आप अपने बचपन में ज़रूर ही आप सी सॉ पे बैठे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक चेयर यहाँ पे होती है, एक चेयर यहाँ पे होती है और बीच में एक बीम जैसा होता है। अब अगर यहाँ पे वेट बढ़ गया तो ये नीचे चला जाएगा और ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे बढ़ गया तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि बैलेंस कंडीशन रखनी है, मतलब कि जितना प्रेशर यहाँ से आ रहा है उतना ही प्रेशर हम यहाँ से डालेंगे, तो ये जो सीसॉ है वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा, राइट। ये आपके सिर्फ समझने के लिए था, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दोनों फोर्सेस है
उसके जो कंपोनेंट है उसको हमें यहाँ पे सिमिलर दिखाने, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो ये जो हमारा डायग्राम है उस पर पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टली अगर हम देखने जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपका P1 dy लग रहा है, राइट। ये जो P1 dy है वो यहाँ से लग रहा है। ये P2 dx आपको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो तो वर्टिकल है, वो नीचे से ऊपर लग रहा है तो वो वर्टिकल है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट अभी ये मिस्ट्री फोर्स यहाँ पे आ गया, जैसे कि क्रिकेट में मिस्ट्री स्पिनर होता है, वैसे यहाँ पे ये मिस्ट्री फोर्स आ गया कि P3 ds का क्या लेंगे, क्योंकि वो तो क्रॉस में लग रहा है, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और वर्टिकल भी जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपका P3 ds नाम का जो फोर्स है वो इस तरह लग रहा है, ये आपका एक P3 ds नामक फोर्स है। तो हम P3 ds को क्या करेंगे, उसके हम कंपोनेंट ले लेंगे स्टूडेंट। उसके हम क्या करेंगे, उसके वहाँ पे हम कंपोनेंट ले लेते हैं, राइट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में हमने जो एंगल यहाँ पे लिया हुआ है वो थीटा है। तो थीटा पे क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है वो साइन रहती है और एडजेसेंट साइड जो मेरी रहती है, एडजेसेंट साइड इसको हम कहते हैं, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। तो आपका जो फोर्स लग रहा है, राइट, आपका जो फोर्स लग रहा है वो ये वाली डायरेक्शन पे जो जाएगा उसको हम साइन ले रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, P3 साइन थीटा, राइट। उसको मैं क्या कहूँगा, P3 साइन थीटा, मतलब कि बीच में ds है तो वो मेरे को लगाना पड़ेगा, तो P3 ds साइन थीटा। जबकि यहाँ पे जो वर्टिकल जा रहा है उसको मैं लूँगा P3 ds कॉस थीटा, क्योंकि वो कॉस वाली डायरेक्शन पे जा रहा है। वो कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है, कॉस वाली डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मैंने अभी फाइनली यहाँ पे क्या कहा, मैंने फाइनली यहाँ पे ये कहा कि ये वाला जो फोर्स रहेगा वो रहेगा P3 ds साइन थीटा, और नीचे वाला जो आएगा दैट इज P3 ds cos थीटा, विच इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे साइन थीटा आएगा, नीचे की साइड P3 ds cos थीटा आएगा, राइट। तो आइए अब उसके बारे में कैलकुलेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारी बात हुई, हमें क्या करना है कि उसको बैलेंस करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो हॉरिजॉन्टली पहले हम बात करें तो हॉरिजॉन्टली बच्चों हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे दैट इज P1 dy माइनस P3 ds साइन थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि एक फोर्स था P1 dy, दूसरा सामने से लग रहा है P3 ds साइन थीटा। अभी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस में क्या होगा कि मैंने इस साइड वाले को प्लस लिया है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों जब एक दूसरे को मिलेंगे तब उसका बैलेंस कंडीशन मतलब कि वो 0 हो जाएगा, राइट। वो एक दूसरे के लिए इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, P1 dy माइनस P3 ds साइन थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज माई रिजल्ट नंबर 1। आइए अब बात करते हैं वर्टिकली। तो वर्टिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, वर्टिकल कंडीशन में आपके पास एक नीचे से है P2 dx, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, P2 dx एक नीचे से है, ऊपर से मेरे पास आ रहा है P3 ds cos थीटा। वेरी सिंपल, दिस इज माय P3 ds cos थीटा, वो वर्टिकल ही है, राइट। वो कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकल। बट और एक फोर्स नीचे वर्टिकली जा रहा है, दैट इज वेट। यहाँ पे वेट जो है वो वर्टिकली जा रहा है, तो मैं उसको भी यहाँ पे गिनूंगा, जो नीचे की डायरेक्शन में है वेट, राइट। तो अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने इसको प्लस लिया है तो ये दोनों मेरे लिए नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज P2 dx माइनस P3 ds cos थीटा माइनस रोजी dx dy अपॉन 2, जो कि वेट है वो नीचे आ रहा है, तो उसको मैंने 0 ले लिया। दिस इज माई रिजल्ट नंबर 2। अब मुझे फिगर पे से पता है, राइट, फिगर में मुझे पता है कि जो मेरा ट्राइंगल है यहाँ पे A B और C है, ये थीटा है, ये dx है, ये dy है और ये ds है, राइट। तो मुझे पता है कि cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेनियस, तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डी एक्स इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली साइन थीटा पे क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जैसे कि वो हो गया डी वाई बाई डी एस। तो मैं क्या लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी वाई इक्वल टू डी एस साइन थीटा। राइट, आपको ये फिगर नहीं बतानी है, आप सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ पे लिख दोगे तो वो चलेगा। आपको क्वेश्चन में कितना दिखाना है, जस्ट इतना वाला पोर्शन यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखोगे फ्रॉम फिगर, ये फिगर जस्ट समझने के लिए। राइट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो डी एक्स इक्वल टू डी एस कॉस थीटा मुझे मिला है उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, मतलब कि जो मेरी वैल्यूज़ है, राइट, उसमें जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा, और डी वाई की वैल्यू डी एस साइन थीटा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी कि फ्रॉम वन, मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है, तो उस पर मैंने क्या किया, दैट इज पी वन डी वाई की जगह पे ये लिख दूँ डी एस साइन थीटा माइनस पी थ्री डी एस साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, डी एस साइन थीटा कॉमन निकल गया, तो अंदर रहा मेरे पास पी वन माइनस पी थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। ये डी एस साइन थीटा यहाँ पे जाके ज़ीरो हो गया, तो पी वन माइनस पी थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो पी वन इक्वल टू पी थ्री, ये तो मुझे मिल गया। दिस इज़ माई रिजल्ट नंबर ए। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको राइट हैंड साइड जाने दो, फिर डी एस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो भी चलेगा, सेम ही मेथड है वो। अब फ्रॉम टू की बात करते हैं, आइए आगे देखते हैं फ्रॉम टू के बारे में। तो सेकेंड इक्वेशन जो मेरा था उसमें मुझे डी एक्स की जगह पे सिर्फ वैल्यू रखनी है। राइट, मैं क्या करूँगा, पी टू डी एक्स की जगह पे मुझे ये वाली वैल्यू रख देनी है डी एस कॉस थीटा, वो मैंने रख दी यहाँ पे डी एस कॉस थीटा माइनस पी थ्री। वो बाकी सब जो है वो एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। राइट, दिखने में स्टूडेंट्स ये वाली थियरी आपको लंबी लगेगी, बट अगर आपने एक बार वीडियो पे देख के समझ लिया तो फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब वो बात करते हैं वेट के बारे में। जो फिगर हमने जब बनाई थी तब मैंने बोला था कि लास्ट में ये वाला कैंसिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जो पास्कल है ना, उसने क्या किया था कि इसका जो वेट है ना वो बहुत ही निग्लिजिबल लिया हुआ है। मतलब कि जब डिफरेंशिएशन की बात आती है डी एक्स डी वाई डी एस, तो वो उसने क्या किया है कि ये जो लिक्विड है वो एक ड्रॉप जितना ही है, वो इतना कम है कि उसका वेट आप भूल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर, यहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं वेट वाली जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उसके बारे में मैं लिख दूंगा कि हियर value of rho g dx dy upon 2 is negligible. So rho g dx dy upon 2 equals to 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी 0 कर देना है। So therefore p2 ds cos theta माइनस p3 ds cos theta equals to 0। मतलब कि ये टर्म आपकी पूरी चली गई, कैंसिल हो गई। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल हो गया, दैट इज पी टू डी एस कॉस थीटा। अभी मैं वो वाली मेथड आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो दैट इज इक्वल टू पी थ्री डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा कैंसल, सो पी टू इक्वल टू पी थ्री। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर बी। और मैं लिख दूंगा फ्रॉम ए एंड बी दैट इज इक्वल टू पी वन इक्वल टू पी टू इक्वल टू पी थ्री। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है ये वाला। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Engineering. Thank you.